हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पावर बैच नीट यूट्यूब चैनल में और एक नए वन शॉट लेक्चर में जिसका नाम है एटम्स। दोस्तों, अपन ने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया था, एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न फिजिक्स का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और ऑलमोस्ट ये जो सीरीज है ये अब खत्म ही होने वाली है। हमने कोशिश करी कि क्लास 12 के चैप्टर्स कम से कम टाइम में सारे के सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लें, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ जो है वो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट वन शॉट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए कितनी जरूरी है। मॉडर्न फिजिक्स एक तो देखिए बहुत स्कोरिंग होती है, यानी कि स्कोर करना आसान है, रीड समझना आसान है, वेटेज ज्यादा है मॉडर्न फिजिक्स का, आपको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफिकल्टी कहां आती है? डिफिकल्टी मॉडर्न फिजिक्स में स्टूडेंट्स को तभी आएगी, आपको ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको तभी तकलीफ देंगे जब आप इनको लास्ट मोमेंट तक लटका के रखोगे। अगर आपने ये सोचा कि यार सर अभी मैं बाकी बड़े चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और रोटेशन मोशन पढ़ लेता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लेता हूँ, जो भारी कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ये तो याद करने वाली चीज़ है, मैंने केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं आखिरी में कर लूंगा। ये गलती मत करिएगा। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं अभी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स पढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम अलॉट करो जिस टाइम में आप मॉडर्न फिजिक्स जैसी चीजों को खत्म करेंगे, क्योंकि यहां पे भी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, प्लस यहां पे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे जो भी अपन नंबर्स के साथ खेल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वो कभी सॉल्व ही नहीं किया पूरे साल में और आप एग्जाम के एक महीने पहले सोचो कि चलो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, मेरे मेरे कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पे आप चांस नहीं लेना। तो एटम्स दूसरा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। मैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीजें गिनता हूं, मैं उसमें गिनता हूं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। बहुत ही बढ़िया से ये 4 चैप्टर्स अभी ही प्रिपेयर कर लो। ऐसा कुछ एक टाइम टेबल बना लिया करो कि इस हफ्ते में बाकी जो चल रहा है, जो आप अच्छे से कंसेप्चुअली सारी चीजें पढ़ रहे हो लेक्चर वाइज, वो करते रहो और उसके साथ में एक वीक के अंदर पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म करने का टारगेट बनाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में एटम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको यूट्यूब के ऊपर जो भी नए अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको मिल जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि अपन आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स खत्म करने वाले हैं। आप जानते हो मैं हर ही वन शॉट लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। बहुत ही छोटे मोटे से जो टॉपिक्स होंगे जो कि ऑलमोस्ट अपन ने कवर कर लिए हैं, वही अपन कभी कभार छोड़ते हैं, नहीं तो आप देख सकते हो अपन ने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे नहीं भी लिख रहा हूं वो भी मैं अंदर चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि यार मॉडल्स जो है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग फिजिसिस्ट आए, उन्होंने क्या मॉडल दिए एटम के बारे में, उन्होंने क्या बातें बताई, और फिर उसमें जरूर कोई ना कोई कमी रही होगी, कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स रही होंगी, तो उसके वो शॉर्ट कमिंग्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे और फिर एक एडवांस्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको कोई भी मॉडल पढ़ना है अगर, तो उस मॉडल के बारे में हमें रीड करना है, उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, वो बातें याद रखनी है। उसके बाद उसकी शॉर्ट कमिंग्स याद करके फिर ही आगे बढ़ना है। देन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था उस टाइम पे। ठीक है, फिर बोहर और ज्यादा रेवोल्यूशनरी, तो बोहर मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है, आप समझ सकते हैं कि वो बोहर मॉडल है। ठीक है, तो इसीलिए बोहर मॉडल के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोहर मॉडल और ये सारी की सारी चीजें जो फिर चलेंगी, ये उसी के साथ ही चलेंगी, और फिर ड्रॉबैक वगैरह मैं इसी के साथ ही आपको मैं बताने वाला हूँ। राइट, तो यहां तक ये, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, वो है आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन, आयनाइजेशन, मतलब इस बोहर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद पूरा वाला पार्ट जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ये 70% वेटेज होल्ड करेगा। मतलब 30% पूरे के पूरे चैप्टर में से अगर आ जाए तो 70% हमें ज्यादा ध्यान देना है नीचे के टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड आ रहा है मॉडल, इसको बार बार अपन ये मॉडल क्यों कह रहे हैं, अपन इसको थ्योरी क्यों नहीं कह सकते? भाई थ्योरी कह देते हैं, मॉडल क्यों कह रहे हैं? जैसे कि अगर मॉडल के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग मॉडल्स अलग अलग लोगों ने दिए। जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। देन फिर हम बात करेंगे जे जे थॉमसन। देन फिर हम बात करेंगे रदरफोर्ड।
और फिर हम बात करेंगे नील बोर। ठीक है, तो अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि मॉडल का मतलब क्या है, मॉडल होता क्या है। मॉडल बेसिकली एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, एक सेट ऑफ कुछ फैक्ट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं, कंक्लूजन्स हमने बनाए हैं। वो किस बेसिस पे हमने बनाए हैं? हमने कुछ ना कुछ कोई हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट निकल कर आया होगा, कोई ना कोई हमने एनालिसिस, हमने मतलब कोई ना कोई साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया होगा, कोई लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड ये मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड मॉडल्स हो सकते हैं। और अगर कोई मॉडल बहुत ही बढ़िया है, उसकी सारी की सारी बातें सही हैं, वो हर जगह सही बैठ रहा है, हर एक केस में वो उसकी बात सही निकल रही है, जो भी मॉडल के अंदर बात लिखी गई है वो एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है, तो फिर हम उसको थ्योरी कह देंगे। राइट, तो थ्योरी और मॉडल के बीच का आप अंतर समझिए। इसलिए इन सभी को हम मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है वो खुद मॉडल भी, यानी कि जो नील बोर सर का, जो बोर सर ने जो मॉडल दिया था, वो खुद भी पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसलिए भी हम उसको मॉडल ही कह रहे हैं, हम उसको थ्योरी नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो चीज समझना बहुत जरूरी हो जाती है कि जैसे ही हम कोई भी मॉडल पढ़ेंगे, आप तैयार रहिएगा कि उस मॉडल में कुछ अच्छी चीजें होंगी और कुछ उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा स्टार्टिंग में रीड करना पड़ेगा, आप मेरे साथ रीड करिए, लेकिन ये जरूरी है। भले ही 1.25x में डाल दो वीडियो, लेकिन रीड जरूर करो। डाल्टन से सबसे पहला जो है हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, वो डाल्टन का पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयज। ऑल एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कि सारे एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम्स। द एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इतनी बातें तो देखिए उन्होंने एकदम सही सही बोली। अब आप जरा सोचो कि उस टाइम पे थोड़ी वो एटम्स को जो है वो अपन उस टाइम पे, क्या अभी भी अपन ऐसे देख तो सकते नहीं है, तो जरूर ये कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे ये फैक्ट, ये उन्होंने फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी थी। डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो है वो इतना हमारे लिए, आप ये समझ सकते हो कि हमारे लिए इतना कुछ जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ इसके कुछ पोस्टुलेट्स, हमें सिर्फ इसके कुछ पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, दैट्स इट। कोई इससे ज्यादा आपका सवाल नहीं आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करी गई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कहाँ हैं, कैसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, इतना अपन को समझ में आ गया। बाकी इसके बारे में आगे कोई भी ज्यादा इसमें जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हो बहुत ही एक सिंपल प्लेन सी एक थ्योरी है। जो थोड़ी सी यहाँ से आगे अपन थ्योरी में बढ़े तो वो अपन पढ़े जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जहां पे एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहां पे भी कहा गया। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। ये भी लगभग लगभग सही उन्होंने बताया। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, मतलब कि एक तरीके से एक वाटरमेलन की तरह, एक तरबूज की तरह, जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो अंदर जो है वो एम्बेडेड रहते हैं। और पूरा का पूरा तरबूज जो है वो आप उसको समझ लीजिए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसी ही उन्होंने कुछ बात बोली। जाहिर सी बात है ये भी बात गलत थी, लेकिन ये उस टाइम पे अगर आप सोचोगे तो उस टाइम पे ये भी सोच पाना बहुत ही एक मुश्किल बात थी। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। तो यहाँ पे तो आपको ड्रॉबैक्स भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में ही आ रहा है कि भाई ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है। यहाँ पे थ्योरी जो है, जो मॉडल है वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अगर अपन ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम्स ऑफ एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। मैं अभी के लिए सिर्फ आपको ये बोलूंगा यार, ये वर्ड से अभी मत घबराओ, इसको मैं डिटेल में आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल भी जो है इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। आगे बढ़े, अब बात करते हैं यार रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। और रदरफोर्ड का मॉडल बेसिकली मतलब है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सीधे इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि यहीं से आपका अब थोड़ा सा चैप्टर जो है वो एडवांस लेवल पे जाना स्टार्ट होगा और यहीं से थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे। देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपने पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल आप सब जानते हो, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+। मतलब कोई भी एक ऐसा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे रखा होगा। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है वो डीके हो रहा है वहां से। ठीक है, अच्छा इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ना अपन हमेशा जो है वो एक लेड बॉक्स में रखते हैं। या आपने कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अगर आपने कभी भी पढ़ा हो, कहीं पे भी कुछ भी सीरीज वीरीज देखी होगी, शर्नोबिल वगैरह, तो आप लोग हमेशा देखते होंगे कि यार जो भी अपन जो कोर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसको अपन लेड से जो है वो कवर करते हैं ना, लेड यूज करते हैं। लेड यूज करने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे भी देखिए लेड ब्रिक्स यूज
यूज की गई है। और कई बार कई डायग्राम्स आप ऐसा भी देखोगे कि यहाँ इसको भी अपन लेड बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी अपन लेड एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहां से सिर्फ एक एक छोटा सा एक होल अपन बना देते हैं। ठीक है, तो इस होल में से सिर्फ और सिर्फ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो निकल सकते हैं। लेड यूज करने के पीछे रीजन ये है कि लेड जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्फा पार्टिकल्स लेड की वॉल से जो है वो बाहर नहीं जा पाते हैं, बहुत ही थिक अपन वॉल्स जो है वो लेड की यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हालांकि अल्फा पार्टिकल्स कोई बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स नहीं है गामा पार्टिकल्स जैसे, लेकिन स्टिल अपन लेड यूज करते हैं। उसके बाद लेड ब्रिक्स यहाँ पे यूज करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि हमें एक बहुत ही एक स्ट्रेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले, ताकि हम एक्सपेरिमेंट जब करें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि यार हम बेसिकली किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को फेंक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक बहुत ही ज्यादा पतली, बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड की फॉइल अपन ने लगाई। ठीक है, गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि गोल्ड बहुत ही एक डेंस मटेरियल होता है, उसके जो एटम्स होंगे वो बहुत ज्यादा डेंस होंगे। तो यहाँ पे अपन ने गोल्ड की फॉइल लगाई, और अपन ने यहाँ पे फिर अपन ने एक दूसरे तरफ अपन ने एक स्क्रीन लगाई, जिस स्क्रीन पे अपन ने जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया। जिंक सल्फाइड के पेंट के ऊपर जब पार्टिकल्स आके, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आके जब गिरेंगे तो यहाँ पे सिंटिलेशंस हो गए। सिंटिलेशंस मतलब कि फ्लोरेसेंस इफेक्ट जनरेट होगा, यहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहां कहां पार्टिकल जाके गिर रहा है, और जहां जहां पार्टिकल जाके गिरेगा वहां वहां हमें समझ में आ जाएगा कि डिविएशन कितना हो रहा है। डिविएशन आप समझ रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए, अगर कुछ नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे निकल जाना चाहिए था, और ऐसे सामने जाके यहाँ पे जाके कुछ सिंटिलेशंस होते हैं, यहाँ पे जाके कुछ फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता, यानी कि यहाँ पे जो है ये चमकती स्क्रीन यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमने गोल्ड फॉइल लगाई थी, तो हमने नोटिस किया कि यार हमें वैसे तो 99% जो पार्टिकल्स हैं वो यहीं आके टकरा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो थे वो थोड़े बहुत डिविएट भी कर रहे थे। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया। अब इसके आगे अपन जो ऑब्जर्वेशन है वो अपन समझेंगे। ऑब्जर्वेशन समझने के बाद फिर अपन कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम, आगे क्या क्या यहाँ पे कुछ चीजें तो डायग्राम में भी लिखी हुई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ जो बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज एंगल ऑफ डिविएशन दिखा रहे थे, और बैकवर्ड स्कैटरिंग जो है वो 8000 में से सिर्फ एक कर रहा था। मतलब कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स आप जो है वो थ्रो कर रहे थे, तो उसमें से सिर्फ एक कोई अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस आया, सिर्फ कोई एक। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स के बारे में भी अभी अपन डिस्कशन करते हैं। तो क्या क्या बातें करी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वाज नथिंग इनसाइड द गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूड किया कि मोस्टली एटम जो है वो एम्प्टी है। मोस्टली एटम इज एम्प्टी, मोस्टली एटम एम्प्टी है। ये पहले वाले पॉइंट से हमने जो है वो कंक्लूड करी बात। Few particles collided with the atoms of the foil which have scattered or deflected through considerable large angles। ठीक है, तो बहुत ही कुछ ऐसे कम पार्टिकल्स थे जो कि टकरा के वापस जा रहे थे। अब एक बात तो कंफर्म है यार, जरा आप खुद ही सोचो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम 2+ आयन। अगर हीलियम 2+ आयन किसी से टकरा के जा रहा है तो पक्की बात है कोई पॉजिटिव चार्ज से ही टकरा रहा होगा, या किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हालांकि ये बात कोई पहली बार तो पता नहीं चली रदरफोर्ड के टाइम पे, पहले से ये बातें पता थी। लेकिन ये बात पता चली कि जो न्यूक्लियस है वो कितना ज्यादा डेंस है। तो न्यूक्लियस भी जो है, ये पहले वाले स्टेटमेंट से तो ये समझ में आ गया कि मोस्टली एटम जो है वो एम्प्टी है। दूसरे और तीसरे से हमें ये समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस जो है वो हाईली डेंस है। हाईली डेंस है। The entire positive charge and almost whole mass of the atom is concentrated in the small center called nucleus. The electrons could not deflect the path of alpha particles. That means electrons are very light. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा भी तो होना चाहिए था कि अगर आप ये कह रहे हो कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो डिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, प्रोटॉन जो है वो डिफ्लेक्ट अवे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स
अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक तो जो है वो बहुत ही दूर दूर है न्यूक्लियस से, और बहुत ज्यादा हल्के भी हैं, बहुत ज्यादा लाइट भी हैं। तो ये भी एक यहाँ पे अपन ने बात जो है वो समझी। अब यहाँ पे एक दो चीजें आप लोग जरा ध्यान रख लीजिएगा इस पे, हालांकि कोई बहुत ऐसा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। यहाँ पे जो है वो थीटा आपको दिया जा रहा है एंगल ऑफ डिविएशन, और यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इस एंगल पे डिविएट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ डिविएशन आप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक यूज किया गया है, आप 1 अपॉन साइन भी आप लिख सकते थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ कॉसेक थीटा बाई 2। आप यहाँ पे साइन भी लिख सकते थे, वो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, आपको ये दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कई जगह पे आपको ऐसा दिखे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसका कोई डेरिवेशन या इससे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैंने बोला कि पहले वाले पार्ट में, इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ये बस आपको याद रखना है कि यार ग्राफ ऐसा होता है, और अगर आप ये भी याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज अगर मैं यहां पे आपको बता दूं, मतलब कि असल में ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वही मैंने बोला कि क्या ही मतलब है, ये फॉर्मूला आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई इसका सेंस नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने में यहाँ पे दिखा दिया कि यार ये जो पूरी की पूरी चीज है ये कांस्टेंट है, ये जो पूरी की पूरी चीज है दोस्तों ये कांस्टेंट है, और वो डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन फोर्थ पावर ऑफ साइन थीटा बाई 2 पे। दैट्स इट, इतना ही हमें समझने की जरूरत है, और ग्राफ हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूं, और जो कंफर्म है कि यार यहीं से सवाल आएगा, मतलब इसके इधर उधर कहीं से सवाल कुछ आने नहीं वाला है, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये है दोस्तों, मान लो ये न्यूक्लियस तो यार बहुत ही ज्यादा डेंस है, लेकिन मैं थोड़ा एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है, मान लीजिए जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, यानी कि इसके पास टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो ZE हो जाएगा। यार ये सब चीजें तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आती होंगी, है ना। मैं वापस से बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड डायग्राम बनाया है, आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि दिस इज फॉर स्केलिंग। यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मतलब कि हीलियम 2+ का आयन आ रहा है, और मैं उस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं जिस पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर, अच्छा एक वर्ड बोल दिया मैंने, इंपैक्ट पैरामीटर। वो क्या होगा? इंपैक्ट पैरामीटर का बेसिकली मतलब यह है कि यार ये अगर आप इस न्यूक्लियस, इस पार्टिकल को कुछ इस तरीके से थ्रो करोगे कि जो जिस पॉइंट पे ये जा रहा है ना, जिस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए इस लाइन के अबाउट ये जा रहा है, तो आगे जाके क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये अल्फा पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा। इट विल कम टू रेस्ट, इट विल कम टू रेस्ट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 0। तो इंपैक्ट पैरामीटर भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि यार सर यहां से तो और भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस अल्फा पार्टिकल को भी निकल कुछ ऐसे जाना चाहिए था, इस अल्फा पार्टिकल को भी निकल कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां से आके मान लीजिए शायद ये कुछ इस एंगल पे चले जाता, तो इसका जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा वो होगा इस लाइन, जो लाइन जिस लाइन पे न्यूक्लियस है। अब ये मत बोलना कि सर न्यूक्लियस का क्या, भाई न्यूक्लियस एक पॉइंट की तरह उसको अज्यूम कर लो, और यहां से ये हो जाएगा इसका इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और हम कह रहे हैं कि यही वाला अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ गया था ना, वापस पीछे मुड़ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं पे रेस्ट पे आया होगा। तो ये पता लगा लेते हैं कि यार ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, मतलब कि ये पता लगा लेते हैं, ये चीज निकाल लेते हैं। इसको बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, D। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो कैसे निकालें? जब भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तुरंत लगा दिया करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई साहब यहाँ पे मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी है v, यानी कि, और बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। मैं 2-3 फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों 2-3 फॉर्मूले कौन से प्लीज याद रखिएगा कि एक तो फॉर्मूला होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का,
जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों फॉर्मूला होगा, अगर ये रिपल्सिव है तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर। और बच्चों हमेशा बात याद रखना कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो यहाँ पे साइन सामने नेगेटिव का लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, ये तो मैंने आपको बोला यार ये बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो हाफ mv² है। अच्छा, जिस मोमेंट पे ये रुक जाएगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, और के Q1 Q2 यानी कि ZE, और बच्चों इसका जो चार्ज है वो है 2E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैंने अभी के लिए D मान लिया है। तो ये इक्वेशन आ गई, आप इसको सॉल्व करते रहिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी अगर बोलेंगे तो मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। D की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 2K ZE², दोस्तों यहाँ पे भी एक 2 है, और डिवाइडेड बाय m इंटू v²। अब ये अल्फा पार्टिकल के मास वगैरह जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप डाल के इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मैं तो चाहता हूँ फॉर्मूला वगैरह याद मत करो, आप ये चीज याद कर लो कि कैसे इसको लिखा जाएगा। चलिए देखिए, एक आध इस पे अगर अपन सवाल देखें, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको दे दी गई है तो मेगा का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। is heading towards a stationary point nucleus of atomic number 50, calculate the distance of closest approach। दोस्तों वही काम करना है, इनिशियली तो सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मतलब आपके पास मतलब चार्ज के पास तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और है क्या ये, बाय द वे ये एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। और इक्वल्स टू, अब तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं रही, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच गई, यानी कि के Q1 Q2। दोस्तों अगर मैं K की वैल्यू भी डाल दूं यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 की वैल्यू दोस्तों अगर मैं डाल दूं वहां पे आपके पास अल्फा पार्टिकल है, यानी कि 2 इंटू ई यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 50, और यहाँ पे भी E ZE, तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर दूं क्या, और डिवाइडेड बाय डी यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच। जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कैंसिल हो जाएगी एक स्क्वायर से। मैंने थोड़ा सा काम आसान करने के लिए मैंने ये चीज तो यहाँ पे कर ली। अगर आप और जरा ध्यान से यहाँ देखो तो मैं डी को लिख देता हूं अब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 टाइम्स 50। मैं यही कह रहा था, अब अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए इसमें कुछ खास नहीं बच गया है ना, और ये काम आप ही को ही करना है, ये मुझे तो करना नहीं है, ये काम आप ही को ही करना है। और ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा सा काम रहोगे, थोड़ा सा आप शांत रहोगे। अगर यही चीज आप मान लीजिए आप सोचे कि मई में पेपर है, आप अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लास्ट के कुछ मंथ सिर्फ रिविजन के लिए रखिए। तो यहाँ पे अब इसमें अपन डिवाइडेड बाय क्या कर दे दोस्तों, डिवाइडेड बाय अपन कर दे 10, इसको मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ दोस्तों, आप तो कुछ मत करो, इसको 10 टू दी पावर 7 लिख दो। सही बात है, इसको 10 टू दी पावर मैंने 7 लिख दिया। अगर जरा आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 2, और दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 18, जो भी आपको आसान पड़े। मैं कहता हूँ कि इसको 9 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर, दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है 2, यहाँ पे है 19, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास -17। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं तो आपको आंसर बता देता हूँ, आप लेकिन खुद से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेट करें तो देखो कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल सा है यार, ठीक है। ये आ रहा है आपका अराउंड 11440 इंटू 10 टू दी पावर -17, यानी कि दोस्तों अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो एक अगर हटाऊंगा तो दोस्तों 16 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 16 हो गया, और अगर दो और हटा दिए मैंने तो 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -14, 16 से और दो कम कर दो बेटा तो 14, ये आ गया मीटर। अब देखो कई बार अलग अलग तरीके से इसमें आंसर जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं, हो सकता है वो आपको आंसर कुछ इस तरीके से दे दे। अगर एंगस्ट्रॉम में दे रहे हैं तो वो आपको दे रहे होंगे
1.44 इंटू 10⁻⁻⁴, और वो जो बचा हुआ 10⁻⁻10 है उसको अपन ने एंगस्ट्रॉम लिख दिया। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। अगर जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं किया, मैंने सीधे कैंसिल कर दिया। आप सीधे ई भी लिख सकते थे, आप ई काट देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक आध सवाल और आपको ऐसा बता देता हूं जिससे आपको क्लोजेस्ट अप्रोच जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहले ये अपन जो पहला पार्ट देख रहे हैं ना रदरफोर्ड तक का, वहां पे यहीं से सवाल आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी दे दी बेटा, वेलोसिटी दे दी, स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड दे दिया, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। आप अब याद रख लीजिएगा। ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल, द वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास। ये एक बढ़िया बात इन्होंने कर दी, इन्होंने हमें ना वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास दे दिया। चार्ज बाय मास की जो वैल्यू है वो 4.8 इंटू 10⁻⁷। चार्ज बाय मास आप समझ रहे हैं क्या होगा? चार्ज बाय मास है, चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का 2e और मास है m, यानी कि इसकी वैल्यू दे दी 4.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, कूलम पर केजी। बहुत बढ़िया, समझिए आप इस बात को। तो जब सॉल्व करेंगे तो वो E बाय एम नहीं है, वो 2E बाय एम है, क्योंकि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 + 2E होता है। चलिए, अब यहां पे अगर इसको अपन सॉल्व करें तो अपन वापस से बात तो वही करेंगे, अपन यही लिखेंगे कि ½mv² इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r या d, जो आप कहना चाहें। तो दोस्तों d जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा k इंटू 2e। दोस्तों इस m को मैं इसके नीचे लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ गया ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास 79e भी है यहां पे, और डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूं दोस्तों v का स्क्वायर। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो k की वैल्यू जो दी हुई है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। 2e बाय m की जगह पे मैं लिख दूंगा 4.8 इंटू 10⁻⁷। 4.8 इंटू 10⁻⁷। दोस्तों आगे करते हैं मल्टीप्लीकेशन थोड़ा, इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोस्तों होल डिवाइडेड बाय, आपके पास यहां पे आ जाएगा v², सिर्फ और सिर्फ v बच रहा है, और उसका स्क्वायर यानी कि 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, थोड़ा वापस से मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊं मैं उतनी कर देता हूं, बाकी दोस्तों आप इस पे जरा ध्यान से देखिए। देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और कहीं पे मुझे पॉइंट दिख रहा है, हाँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। दोस्तों 14 यहां था, यहां पे मैं लिख दिया मैंने -14। मैं सब कुछ एक तरफ लेके चला गया। अब अगर जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। थोड़ी बहुत तो दोस्तों मैंने आपकी हेल्प यहाँ पे कर दी, बाकी आप अब मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका, आप निकालिए। यहाँ पे अगर सिर्फ अपन पावर की बात करें तो पावर यहाँ पे आ रहा है 10 टू दी पावर, दोस्तों 19 + 10 29 हो जाता है ना, और 29 में 4 और ऐड कर दो, मतलब -33 यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे पास 9 और +7 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर सब कुछ कर आके आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे दोस्तों, आंसर आप ही को निकालना है, बात मानिएगा मेरा। तो ये फाइनली आना चाहिए आपका आंसर 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। बेटा जितनी मैंने आपके लिए सॉल्व कर पाया मैंने किया, बाकी अब आप निकालो और आंसर निकल कर ये आएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे तो आ जाएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों ये भी बात हो गई यहाँ पे। अब क्या है, इसके भी ना एक दो जो फेलियर ये क्यों हुआ, मतलब इसको अपन ने क्यों, इसको अपन मॉडल ही कह रहे हैं, इसको थ्योरी क्यों नहीं कहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। सेकंड, इट कुडंट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जहां जहां पे भी आ जाएगा यार, वहां पे मैं बात तो आपसे आगे ही करूंगा, मैं भले ही वापस पीछे आ जाऊंगा। लेकिन पहला वाला जो सवाल है ना, उसमें थोड़ी अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने सिर्फ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ही नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने और भी चीजें बोली। उन्होंने ये भी बोला कि इट लुक्स लाइक कि कुछ ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो एटम्स, वो जो हाईली डेंस पार्ट है न्यूक्लियस का, उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है
उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो भाई साहब अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ, अब ये देखो ये पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, आपको तो पता होगा ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब ये ये क्लासिकल मैकेनिक्स अपन थोड़ी सी फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मुझे आती भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो चीज कर रहे हैं वो बहुत ही एक उस टाइम की बातें हैं जहां पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है, हमारे नीट के एग्जाम के लिए जरूरी है सब समझना। ठीक है, तो ध्यान से जरा सीखिए चीजें। यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, और ये जो फोर्स है ये वही है कूलम फोर्स आपका, विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज बोहर में भी आएगी, ये चीज रदरफोर्ड के टाइम पे भी समझ में आ गई थी, लेकिन एक बात और समझ में आ गई थी, एक बात और ये समझ में आ गई थी कि इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये बन गया है अब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। सही बात है कि नहीं है? ये अब बिहेव कर रहा है एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के तरह, यानी कि इट शुड रेडिएट सम रेडिएशन, और इट शुड रेडिएट, अब मैं सिंपली लिख देता हूं, इट शुड रेडिएट सम रेडिएशन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको यहाँ पे इतनी तो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। इट शुड रेडिएट सम रेडिएशन, अगर ये रेडिएशन रेडिएट करेगा, यानी कि रेडिएशन का मतलब है अगर ये एनर्जी बाहर की तरफ फेंकेगा, अगर अपन ये कह रहे हैं कि सर इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कुछ इस तरीके से एनर्जी थ्रो अवे कर रहा है, तो अगर एनर्जी इस तरीके से फेंकेगा तो इसकी तो एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी कि ये इसी ऑर्बिट में तो नहीं घूम पाएगा, मतलब इसका ऑर्बिट इवेंचुअली छोटा होते जाना चाहिए, और छोटा होते 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 इसको गिर जाना चाहिए एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और एनिलिएट हो जाना चाहिए, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस उसको खा जाएगा, खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसीलिए अपन ने पहला पॉइंट लिखा कि इट कुडंट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यार ये ऐसा घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, रेडिएशन क्यों नहीं थ्रो कर रहा है, इसके ऊपर बात नहीं करी। जैसा मैंने आपको बोला, मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात आगे करने वाला हूं, यहाँ पे हम दो तरीके के स्पेक्ट्रम बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरीके के स्पेक्ट्रम जो है वो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो ठीक है, अब अगर ये सारी बातें अपन को समझ में आ गई हैं, तो मुझे लगता है अब इस टाइम के जो लेजेंड थे, है ना, मतलब लेजेंड कौन कौन थे, सभी लोग लेजेंड है, लेकिन लेजेंड्स के भी लेजेंड, मतलब जो रियल जो गोट थे वो थे नील बोर। नील बोर ने जितना क्वांटम फिजिक्स में काम किया, नील बोर और आइंस्टाइन ने वो उतना किसी ने नहीं किया। तो नील बोर की अब थ्योरी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी नहीं बोलेंगे, थ्योरी बोल दो, बट ठीक है, आपको पता है कि एकदम थ्योरी थ्योरी बोलना सही बात नहीं है, इसको मॉडल ही कहें, ये सही है, क्योंकि आगे इसमें भी अपन कुछ बातें पढ़ने वाले हैं जो गलत हैं, या ये कहें कि जो कि पूरी तरीके से हर चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बट ठीक है, अभी के लिए आप इसको लिख दीजिए थ्योरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोर की जो थ्योरी है, पहली बात तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए बेस्ड है, या हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम। हाइड्रोजन जैसे एटम्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो एटम्स होते हैं उनके लिए है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बस हाइड्रोजन के पास होता है, तो कुछ नहीं, हीलियम 2+, लिथियम 3+, इस तरीके से बना लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये चीज जो है वो ट्रू रहती है। इनके पहले पहले ये पहला पोस्टुलेट लिखा हुआ है जो आपके सामने में लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने बनाया था डायग्राम, मैं डायग्राम फिर से नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका मतलब ये है कि वो जो फोर्स है वो बेसिकली अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, mv²/rn इक्वल्स टू KZE² डिवाइडेड बाय RN का स्क्वायर, ये लिख सकते हो दोस्तों आप लोग, जहां पे RN जो है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट,
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसको जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से अपन रेडियस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला बनाएंगे और फिर आपको तो वो याद करना रहेगा, जो भी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा वो वैल्यूज आपको ठीक वैसी ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा? सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली फॉर्मूला होता है r क्रॉस p या r क्रॉस mv। r क्रॉस mv, तो वो बात तो कंफर्म थी कि v और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल तो 90 डिग्री है, अभी डायग्राम में अपन ने देखा था। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा mvr, और इसको भी rn कह दो। दोस्तों इसको अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, L इक्वल्स टू mvn इंटू rn शुड बी इक्वल्स टू nh अपॉन 2π, जहां पे n जो है वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये h/2π बहुत जगह आता है फिजिक्स में, इसलिए इसको कई बार h बार भी कह देते हैं, और h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, और h/2π की भी वैल्यू अपन लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बात बोली? थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो जो रदरफोर्ड मॉडल में जो दिक्कत आ रही थी, रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने बोला था कि उन्हें वो समझा नहीं पाए कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर एटम के आसपास घूम रहा है, सॉरी न्यूक्लियस के आसपास अगर घूम रहा है, तो वो रेडिएशन क्यों नहीं एमिट कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि असल में होता कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो ऐसा होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है, तो ये बात होगी कि ये होगा एक स्टेबल ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में घूम सकता है विदाउट थ्रोइंग अवे एनी रेडिएशन, ठीक है। तो वो स्टेबल ऑर्बिट में बिल्कुल घूम सकता है, और यहां पे उसको कोई भी रेडिएशन एमिट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ये बात सभी को? अच्छा, क्या होगा कि अगर मैं इससे एक बड़ा ऑर्बिट बना दूं और मैं आपको बोलूं कि यार मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन को असल में यहां से उड़ा के यहां लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दिस स्टेट और दिस ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब यह है कि इसको कुछ ना कुछ आपने एनर्जी दी होगी, तब जाके ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा होगा। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे लेवल्स के थ्रू आपको बनाऊं, मतलब एनर्जी लेवल्स के थ्रू अगर मैं आपको बनाऊं, तो मान लीजिए ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है। यानी कि ग्राउंड स्टेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा हुआ था लोएस्ट एनर्जी में। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, अब आप कैसे एनर्जी देंगे? तो आप कई तरीके से एनर्जी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेके, यानी कि कुछ फोटॉन्स के थ्रू आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन। तो यही बात उन्होंने बोली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट टू, सॉरी, फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी E2 टू स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी E1, द फ्रीक्वेंसी V ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। वो मैं समझा देता हूं कि क्या मतलब है उसका। तो ये ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां घूम सकता है। लेकिन मान लीजिए पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे था ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पे था। मतलब कि ये स्टेबल ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स स्टेबल ही हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की ऑर्बिट बना लेगा। मतलब कि एक ऑर्बिट से निकल के एक दूसरी स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। तो यहां से ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट से निकल के एक दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में गया, लेकिन यहां पे ये एक्साइटेड है,
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। और एक थंब रूल ऑफ फिजिक्स में हर जगह पढ़ते हैं कि सारी चीजें यूनिवर्स की, दुनिया की तमाम चीजें अपनी एनर्जी मिनिमम रखना चाहती हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी वही चाहेगा। इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी मिनिमम रखना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन बैक करेगा तुरंत ही, कुछ विद इन सेकेंड्स। ठीक है, इनफैक्ट विद इन 10⁻⁻10 सेकेंड के ऑर्डर में, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻8 सेकेंड्स के दरमियान ये जो है ये वापस आएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने एनर्जी दी तो एक्साइट हुआ, ऊपर गया, और जब वो खुद नीचे आ रहा है तो वो बची हुई एनर्जी जो है वो बाहर फेंक देगा। तो ये जो बची हुई एनर्जी है, अगर मान लीजिए इसकी टोटल एनर्जी E2 थी इस स्टेट की, इसकी एनर्जी E1 थी, तो जो h न्यू हो जाएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1, वो हो जाएगा दोस्तों E2 माइनस E1। तो आपको यहां से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अगर आपको लैम्डा पता करना है तो hc बाय लैम्डा पता कर लीजिए, तो लैम्डा पता चल जाएगा। ये थर्ड बात उन्होंने बोली। अभी मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे मैं एनर्जी वगैरह के बारे में मैंने बात नहीं करेगी यहाँ। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ते चले जाएगी, है ना। वो मैं और डिटेल में अभी आपको समझा दूंगा जब अपन एनर्जी के फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतनी चीज, पोस्टुलेट अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, अभी मैं आगे डिटेल में घुसूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बेटा। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी एंड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, टर्म जरा याद रखिएगा। इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में कोई भी हमें इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वहां पे आराम से घूम सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें याद हो गई। अब इसमें ना कुछ फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को मैं चाहता हूं आप लोग ये फॉर्मूले लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, ये एक दिक्कत आती है कि अब हम कैसे फॉर्मूले जो हैं वो इनको हम याद कर लें। इसके लिए आप एक काम करिए, एक मॉडर्न फिजिक्स की चैप्टर वाइज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स और न्यूक्लियाई में तो बहुत ज्यादा ऐसे दिक्कत आपको नहीं आएगी। मतलब मैं दो चैप्टर्स आपको कहना चाहता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम्स। दोनों के एक एक पेज में बस फॉर्मूले बनाने हैं। एक पेज से फॉर्मूला ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। मतलब एक पेज में जितना फॉर्मूला लिख सकते हो उतना लिख लो, और सारे आ जाएंगे इन चैप्टर्स के। ठीक है, मतलब एक पेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक पेज एटम्स का, और वो सारे के सारे फॉर्मूलेस लिख लो। रेडियाई कितना है, आर एन वगैरह कैसे, प्रोपोर्शनैलिटी है, सब कुछ लिख डालो और चिपका लो उसको। और उसको टाइम टू टाइम देखते रहिए और टाइम टू टाइम डेलिबरेटली याद करते रहिए। मतलब कि वीक में एक दो दिन उसको उठाए और याद करने की कोशिश करिए, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो। अगर आप ये कहना चाहते हो नहीं सर हम मुझसे तो याद हो ही नहीं सकता है, मैं तो याद ही, तो फिर लिख लिख के याद करो, करना तो पड़ेगा। मतलब ये अपन फ्री के मार्क्स नहीं छोड़ सकते फिजिक्स में। फिजिक्स में एक और दिक्कत ये आ जाती है स्टूडेंट्स को कि भाई साहब जहां आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो वहां तो आप खुद ही स्कोर नहीं कर रहे हो, आप खुद ही वहां से पीछे हट जा रहे हो। और जहां पे अगर आपकी कोई कमजोर कड़ी है, कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो वहां पे तो चलो नहीं आप स्कोर कर पा रहे हो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए नंबर कई बार बहुत कम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले इन जैसी चीजों को तो अपन को एकदम अच्छे से खत्म करना है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बात करूं रेडियाई ऑफ ऑर्बिट की, तो मैं यहाँ पे दो तीन चीजें यूज करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यूज करूंगा वो फॉर्मूला जिसमें हमने लिखा था कि mv² / rn कैन बी रिटर्न एज kZe² बाय rn का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे rn तो कैंसिल हो गया मेरा, यानी कि यहां से nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आ जाएगा मेरे पास kZe² डिवाइडेड बाय mv²। लेकिन ये क्या खाक फॉर्मूला है, अगर मुझे v नहीं पता तो, है ना, इसका तो मैं कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊंगा। ये तो हो गई यहां तक की बात खत्म। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। दोस्तों सेकंड पोस्टुलेट में, सेकेंड पोस्टुलेट में मैं बोलूंगा कि यार mv/n को तो आप nh/2π भी लिखा करते थे। तो दोस्तों एक काम करो, यहां पे v की जगह पे आप लिख लीजिए nh/2π मास इंटू rn। और ये जो वैल्यू है v की, ये वैल्यू आप प्लीज यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप ये काम करोगे,
अगर आप ये काम करोगे तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास एक आर एन तो था पहले से, इक्वल्स टू, ऊपर मुझे नहीं लग रहा हमें कुछ भी करने की जरूरत है, डिवाइडेड बाय एम। दोस्तों v का भी स्क्वायर करना है, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास n स्क्वायर h स्क्वायर। और दोस्तों अगर v के डिनोमिनेटर में कोई चीज लिखी है तो वो ऊपर जाके तो न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर और इंटू आर एन का स्क्वायर। दोस्तों एक आर एन यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मुझे आर एन पता करना है। दोस्तों एक एम भी मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। जो n और h है उसमें जरा आपको ध्यान देना है, मेरा n और h जरा समझ लीजिए अच्छे से मैं कैसे लिख रहा हूं। यानी कि आर एन मेरे पास आ जाएगा, दोस्तों आर एन मेरे पास आ जाएगा h स्क्वायर, नीचे तो बेटा बस h स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम। और दोस्तों मेरे पास जो कुछ अगर बच रहा है मेरे पास, तो वो मेरे पास n बच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, मतलब n स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास n स्क्वायर बच रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये n है, ये मेरे पास n स्क्वायर बच रहा है। अब इस फॉर्मूले को, इस टर्म को जरा ध्यान से देखिए। इस टर्म, इस पूरे के पूरे आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है ये तो एक कांस्टेंट है, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, z की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है। और ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, ठीक है। मतलब जहां पे भी m आ रहा है, e आ रहा है, e तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज है, m इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर इन सबकी अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है वो आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। ये जो आंसर हमारे पास निकल कर आता है ये आता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम में, और ये मैं कह रहा था कि ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एन स्क्वायर कहां से आया ये समझ में आ गया था, एन स्क्वायर आया था यहां से, इसको आपने स्क्वायर करोगे, यहां पे पुट करोगे तो एन स्क्वायर नीचे आएगा और आर एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसका मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है nth ऑर्बिट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ n पे। तो ये बात बहुत सिंपल सी, अब इसके ऊपर कई सिंपल सवाल अगर आ गए, मैं अब आज नहीं आपको करा रहा, लेकिन कोई सिंपल सवाल आ गए तो आप कर सकते हो ना यार। मतलब आपको अगर कोई बोले कि R1 R2 R3 इस तरीके से रेशियोज आपको बताने हैं तो कितना सिंपल है, 1:4:9 का रेशियो रहने वाला है। कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज, मैंने तो हाइड्रोजन लिया है अगर तो Z की वैल्यू 1 डाल दी, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आप Z की वैल्यू रखिए कुछ ना कुछ, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास। उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे n²/z लिखता हूँ, ठीक है। तो हालांकि नीचे बात जो लिखी है वो पूरी की पूरी सही है, लेकिन आप तो Z लिखें, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो Z उसका अलग हो जाएगा, ठीक है। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पता है आपको ये बात। चलिए, तो यहां तक अगर ये चीज आ गई है, अगर आपको अब R पता चल गया तो पता है अब अपन R की वैल्यू, मतलब ये R की वैल्यू, इसलिए मैंने इसको भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाला है कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये R की वैल्यू जो है वो आप वापस अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको V वेलोसिटी भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो रेडियस तो खैर अपन को निकल गया अपने लिए, लेकिन अगर आप यहीं पे दोस्तों, अगर आप ये V की जगह पे अपन ने V डाला था, V इक्वल्स टू NH अपॉन 2πm इंटू आर एन, और अगर आर एन की जगह पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि NH होल डिवाइडेड बाय 2πm मल्टीप्लाइड बाय आर एन की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं n² इंटू एच स्क्वायर, दोस्तों n² इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय k जेड ई स्क्वायर 4π² टाइम्स m। तो मुझे लगता है कि मैं एक पाई कैंसिल कर सकता हूं, एक m तो एक ही है मेरे ख्याल से, m और है भी नहीं, m कैंसिल कर सकता हूं, एक NH कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास V जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे k e स्क्वायर, और दोस्तों ये 2
यानी कि 2 पाई, और ऊपर क्या आपको कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। डिवाइडेड बाय भी दोस्तों मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक h बच रहा है, और यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर बच रहा है वो बच रहा है z, और नीचे मेरे पास बच रहा है n। अगेन अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपके पास एक आपको यहाँ पे कांस्टेंट नजर आएगा जिसकी वैल्यू होती है v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड डिवाइडेड बाय एन। और दोस्तों यानी कि यहाँ पे ये आपका n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि वी एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। तो ये भी अपन ने यहाँ से एक बात पूरी कर ली। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से मैंने आपको वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया, रेडियस का भी फॉर्मूला बता दिया, ये भी बता दिया कि ये n पे कैसे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रेडियस से दूर, जैसे जैसे आप मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, वैसे वैसे स्पीड जो है वो कम होने वाली है। चलिए, तो अब प्यारे प्यारे बच्चों एक दो और चीजें देख लो। जैसे कि यहाँ पे अब ये मैं पूरा इसको लिखने का क्या ही मतलब है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 1 वी हो जाएगा, है ना। तो ये असल में कुछ नहीं लिखा है, ये t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर एन डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना कि अगर आप फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम करंट भी निकाल सकते हैं। करंट हो जाएगा ड्यू टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इट विल बी ई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो ई है और टाइम पीरियड की वैल्यू आपने अभी निकाल ली, इसका उल्टा जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप इसको ई इंटू एफ भी लिख दीजिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ई इंटू न्यू लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, इसको ई से और मल्टीप्लाई कर दो, आपको करंट पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी रहती है टोटल। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी दो तरीके की होंगी। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। मैंने थोड़ी बहुत चीजें तो देखो आप लोगों को बताई अभी, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। मैंने थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को बोली कि यार एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, है ना। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए आप सिंपल सा काम करेंगे, आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स वी का स्क्वायर। सही बात है, वी एन का स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख लो। अब लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कई बार, या कि कुछ बुक्स में भी क्या लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे वो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो अभी अपन ने v निकाला ना उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपने पास एक और अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि अपन ने सेकंड पोस्टुलेट में देखा था कि mvrn या mvr जो है वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर है। सही बोल रहा हूँ क्या? nh अपॉन 2 पाई के बराबर था वो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से दोस्तों कुछ कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, इसको नहीं यूज करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आज रहने देते हैं। ठीक है, अपन असल में यूज करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 2 लगा दो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। बस ये कहना चाह रहा था, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। आसान है ना। वो v वगैरह अपन क्यों सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो nth ऑर्बिट में फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ये nth ऑर्बिट में फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो है वो आ रहा है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r n। तो ये हम बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेते हैं। इसकी क्या वैल्यू निकल के आने वाली है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल होती है। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, के Q1 Q2 ना लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा माइनस, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अपन लिख देंगे माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर एन।
समझ में आई क्या बच्चे बात? मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम पे तो रिपल्सिव फोर्सेस थे, अब तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अब तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहने वाली है आपकी। तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जरा ध्यान से देख रहे हो क्या, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल एनर्जी जो मिलेगी वो दोस्तों आ जाएगी मेरे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, देखो कितना सिंपल सा फंडा है। आप यहां पे सिंपली ये कहना चाह रहे हो कि सर इसका मतलब जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो जाहिर सी बात है सर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कोई डाउट ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और टोटल एनर्जी के साथ भी यही खेल है, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। तो ये ध्यान में देखना बेटा कि टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को सारी की सारी बातें यहाँ पे अगर क्लियरली समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे अब आप n की वैल्यू भी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सॉरी r की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि r n की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आप अगर डाल देंगे, अगर r n की वैल्यू आप डायरेक्टली डाल देंगे विच इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जो टोटल एनर्जी है वो मेरे पास आ जाएगी। मैं सीधे टोटल एनर्जी के बारे में बात करता हूं, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आर एन, और आर एन आ गया 0.529 कहाँ गया बच्चे, 0.529 एन स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा जेड, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.529 और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। दोस्तों वापस से आप लोगों को मैं वही बात बोलूंगा कि ये बच्चे ये जो पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है ये भी एक कांस्टेंट ही तो लिखा हुआ है, के एक कांस्टेंट है, ई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, 2 इंटू 0.529 एक कांस्टेंट है, यानी कि यहां से मेरे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो अब आप याद रख लीजिए, आप मेरे ख्याल से आपको याद होगी भी, ये आ जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आएगी, सॉरी जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मेरे पास आ जाएगी +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी -2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अलग अलग चीजें याद करें, बहुत सारी चीजें याद करें, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक फॉर्मूला याद करो और आप बस ये खुद से बनाना सीख लो, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ आर एन वगैरह की बात आती है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर आर एन का मेरा मतलब कि अगर वो आपसे पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। बाकी हम ये फॉर्मूला जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों में एक आर एन से मुझे एक और बात नोट करवानी है आपको, मैं वो बात भी नोट करवा देता हूँ, मुझसे निकल गया था, भूल गया था मैं। ये अगर आर एन जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आर एन आपका एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एन की वैल्यू 1 डाल दूं, है ना, एन की वैल्यू मैं 1 डाल दूं तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5 बोल देता हूँ, 0.5 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। मतलब कि जो डायमीटर है लगभग लगभग वो इस ही ऑर्डर में आने वाला है, वो आने वाला है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में आने वाला है एक न्यूक्लियस का डायमीटर, ठीक है। तो ये वाली बात भी जो है वो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने अभी कहाँ तक कर लिया, अपन ने अभी यहाँ तक कर लिया है एनर्जी लेवल्स। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक और अपन काम कर सकते थे, यहाँ पे अपन आर एन की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते थे जो अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ठीक है। तो बुक्स वगैरह में आप अगर देखोगे तो आपको यही जो डेरिवेशन है मिलेगा। यहाँ पे आपको याद होगा अपन ने आर एन की वैल्यू कुछ यू निकाली हुई थी, ठीक है। मतलब मैंने तो डायरेक्टली ये डाल दी एंगस्ट्रॉम के अंदर। आप ये काम ना भी करो, अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप एक काम सिंपल ये कर सकते हो
यहाँ पे दोस्तों आप सीधे सीधे आर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कि मैंने तो 0.529 डाली और ये आंसर बाय द वे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, तो ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अगर आप आर एन की वैल्यू डालोगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो कुछ यूं निकल कर आएगा, देख लीजिए यहाँ पे आंसर जो निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये थी हमारी आर एन की वैल्यू, ये आर एन की वैल्यू हमने टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए इसको अपन अब दो तरीके से इसको समझने वाले हैं। एक तो ये कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट है, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये जरा समझिए, ये है कांस्टेंट वैल्यू। और अगर हम आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहे हैं तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आती है 13.6 और एनर्जी बन जाता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यानी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ट्रू नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, तो इसी के आगे मैंने यहाँ पे एक और चीज मैं अब आपको समझाना चाहता हूं जो कि है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको जरा पहले तो यहाँ पे इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसको अपन और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है एनर्जी का। एनर्जी का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, वो होता है एच सी बाय लैम्डा, वो होता है एच सी बाय लैम्डा। ये भी फॉर्मूला होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यार ये हम एनर्जी हमने लिखी कैसे थी, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमने किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी रहने वाली है वो हमने लिखी थी, तो उसको तो हम एच सी बाई लैम्डा से भी लिख सकते हैं। यानी कि एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट, इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2k²। दोस्तों इसको याद भी आप कर रख सकते हो, k² पाई², के और पाई के ऊपर स्क्वायर है, ई के ऊपर रेज टू द पावर 4 है, तो k² पाई² ई टू द पावर 4 और बस एक m टाइम्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये तो बाहर लिखना कांस्टेंट से, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये इतनी चीज जो है वो समझ में आ गई होगी आपको, सॉरी, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ लिखना चाहता हूं, क्योंकि एच और सी भी तो एक कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं 1 वेवलेंथ लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2 पाई², सॉरी -2, हाँ पाई² भी आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पाई² इंटू k², पाई² इंटू k² ई टू द पावर 4 m और डिवाइडेड बाय h का क्यूब टाइम्स c इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अब ये एक नया कांस्टेंट बन गया। यहाँ पे अगर जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आपके पास एक नया कांस्टेंट बन गया है। इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू और ये इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से अपन समझेंगे अब, ठीक है। तो अगर इसको अपन रिडबर्ग्स कांस्टेंट कह रहे हैं तो अब अपन इस फॉर्मूले को चेंज करके कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू -r टाइम्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन गया। दोस्तों ये फॉर्मूला जरा अच्छे से ध्यान रख लीजिए। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू करीब करीब होती है 10.97 इंटू 10 टू द पावर +6। इसमें ध्यान रखिएगा +6 होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, वो आपको क्या क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू वो दे रहे हैं। कई बार आर के टर्म्स में भी आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो अगर वैल्यू नहीं दी है तो आप 1.1 इंटू 10 टू द पावर +7 पर मीटर, दोस्तों यूनिट जो होगी वो होगी पर मीटर, आप ये भी लिख सकते हो। अब अच्छा अगर जरा ध्यान से देखोगे तो मैं वो एनर्जी को यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट के साथ अगर मैं ई में ही लिखना चाहूँ तो मैं CH मल्टीप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं CH अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट मुझे वहां पे मिल जाएगा। होपफुली ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, ये वाली चीज भी अपन को कंप्लीट, अपन को जो है वो समझ में आ गई है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है यहाँ पे एक और चीज लिखी जाती है, 1/λ को बेसिकली वेव नंबर बोला जाता है, या इसको न्यू बार से भी कई बार डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसको न्यू बार भी लिख सकते हो, ठीक है। वेव नंबर का मतलब क्या है कि 1 मीटर में कितनी वेव जो है वो हमें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए
अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यार एनर्जी लेवल्स की। अब एनर्जी लेवल्स के बारे में जब डिस्कशन होगा तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ई एन इक्वल्स टू -13.6 टाइम्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मान लीजिए स्टार्ट अपन हाइड्रोजन एटम के साथ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे आसान है समझने के लिए। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए स्टार्ट करते हैं तो अपन सिंपली बोलेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसके बाद अपन एक एक करके अलग अलग स्टेट, जैसे मान लीजिए E1 अपन को निकालना है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपन को निकालनी है, तो सिंपली आ जाएगी -13.6। दोस्तों Z तो हमेशा ही 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी एनर्जी आ जाएगी -13.6, और आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर अपन E2 के बारे में बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा -13.6, और बेटा 2 का स्क्वायर यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हैं 4 3 12 होता है, यानी कि कुछ 3 पॉइंट आंसर आएगा। मैं ये चाहता हूं ये सारी की सारी वैल्यूज आप याद करिए एटलीस्ट E6 तक। दोस्तों E5 तक भी याद करोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है। वैल्यूज मैंने आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, ये वैल्यूज कुछ निकल कर आएंगी। 1 से लेके मैंने 6 तक वैल्यूज लिखी हुई हैं। 1 की जैसे मैंने आपको बोला 13 -13.6 आ रहा है, 2 के लिए -3.4 आएगा, 3 के लिए 1.51, 4 के लिए 0.85 और 5 के लिए 0.54 आएगा। 6 के लिए वैल्यू बेटा आप निकाल लीजिएगा। ये वैल्यूज मैं आपको बोल रहा हूं बहुत जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार वो आपको अगर ये कह रहे हैं कि N1 से मान लीजिए 3 से 2 में आ रहा है, ऐसा मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन मान लीजिए अगर 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, तो आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूला से। लेकिन कई बार वो ये कह देते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है, हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर थ्रो किया इतने का। आपको समझ में आना चाहिए कि वो डिफरेंस जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो एनर्जी डिफरेंस क्या रहने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी होता है, तो इन वैल्यूज को अगर आप याद रख लोगे तो आपको थोड़ा सा आप और कंफर्टेबल हो जाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब अगर जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज तो बता दी, वैल्यूज आई कैसी होंगी, मैंने ये भी बता दिया कि ये वैल्यूज हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर ध्यान से देखोगे तो इनके एनर्जी डिफरेंस के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा 1 और 2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर आप नोट करोगे, 1 और 2 के बीच का, और देखो जाहिर सी बात है यार, इसमें कोई डाउट मत रखना कि ये है लोएस्ट एनर्जी। नेगेटिव में लिखा है ना, ये है लोएस्ट। जैसे ऊपर जाते जा रहे हो एनर्जी बढ़ते जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी रहेगी इंफिनिटी पे जो कि होगी 0, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम एनर्जी, राइट। मतलब कि अगर मैं साइन हटा के बात करूं तो भाई साहब बात तो ऐसी है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहेंगे, तो ये है लोएस्ट एनर्जी, ये है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, राइट। ये है लोएस्ट एनर्जी। तो ये हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 1। तो जब आप एनर्जी डिफरेंस लिखोगे तो हमेशा क्या लिखोगे, हायर माइनस लोअर लिखोगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा हायर माइनस लोअर अपन लिखेंगे, यानी कि हायर जो है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस और फिर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा यहां से आपका जो है वो आंसर, जो भी आंसर आए वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये मैं चलो आपकी मैं थोड़ा सा इसमें, ताकि अपन स्पीड में काम करें, मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज यहां पे आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज यहां पे आपके लिए लिख देता हूं। 13.6 माइनस 3.4, बेटा ये आपका आ जाएगा 10.12। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप के बारे में बात करूं, यानी कि डेल्टा ई, और बच्चे यहां पे मैं 3 2 लिख देता हूं, और मैं डायरेक्टली अब वैल्यू पुट कर देता हूं, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैं लिख दूं 3.4 माइनस 1.51, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 1.89, ये आ जाएगा बच्चा आपके 1.89। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम सही किया है। अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस के बारे में अपन बात करें तो इसको अपन लिख देंगे डेल्टा ई 43। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.51 माइनस 0.85, यानी कि ये आ जाएगा 0.66। बच्चे देखने को क्या मिल रहा है
ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है मामला, ठीक है। देखने को क्या मिल रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, इसलिए जो स्पेसिंग है ये भी आप लोगों को दिख रहा है, ये स्पेसिंग भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एनर्जी जो हम एनर्जी लेवल्स बनाते हैं ये हमने ऐसे ही नहीं बना दिया है। इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि एनर्जी के बीच का डिफरेंस भी कम है। हालांकि आप एनर्जी का डिफरेंस किन्हीं भी दो लेवल्स के बीच का निकाल सकते हैं और मैंने आपको तरीका सिखा दिया है कैसे निकाला जाएगा। अच्छा, अगर अब आप बोलें कि सर हमें हाइड्रोजन के लिए तो याद करना है, मतलब हाँ डेफिनेटली आप इसके लिए तो याद करो ही करो, मतलब कि ये वाला एक पॉइंट आप यहां पे नोट भी कर लीजिएगा कि ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज याद करनी है। हालांकि आप अगर निकालेंगे भी, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं सर हम कंफर्टेबल हैं एग्जाम में निकालने के लिए, आप निकाल लीजिए, लेकिन देखिए उससे फायदा क्या होगा। अगर आपको कोई बोले कि हाइड्रोजन नहीं किसी दूसरे एलिमेंट के लिए आप निकालिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मान लीजिए हम Z इक्वल्स टू 2 के लिए ये बात करना चाहते हैं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। मान लीजिए Z इक्वल्स टू 2 के लिए आप एनर्जी लेवल्स बनाना चाहते हो, तो अपन को एक बात पता है कि एनर्जी लेवल, एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर टाइम्स एन स्क्वायर। तो बेटा ये 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर तो सेम है, मतलब सब जगह 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, मेरी बात आ रही होगी आप लोगों को समझ में। Z की जगह पे मैंने 2 डाल दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये Z इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी लेवल का डायग्राम आ गया। तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, इसलिए मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन के लिए याद कर लो बस, उसके आगे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, वहां पे मत जाइएगा, ठीक है। तो अब ये काम होने के बाद जरा अब समझ लेते हैं दोस्तों कि बेसिकली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में चीजें बताई थी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, जब हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तब भी मैंने ये डिस्कशन किया था। मैंने यही बोला था कि यार रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी कि रदरफोर्ड जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो जैसा होता है वो वैसा क्यों होता है, वो डिस्क्रीट क्यों होता है। अब थोड़ा डिटेल में इस बात को अपन यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब हम एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल के डायग्राम भी बनाए, और मैं 2-3 तो मैं आपके लिए वापस से, मतलब मैं एक डायग्राम आपके लिए वापस से यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, इसको बेटा मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से अपन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो जाएगा n इक्वल्स टू 1, इसको आप ग्राउंड स्टेट बोल दो, इसको आप बोल दीजिए n इक्वल्स टू 2, या इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं इतना लिख देता हूं, बाकी तो आप समझ गए होंगे, आप खुद लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। दोस्तों क्या होगा, देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो जो भी अपने जो भी स्टेबल ऑर्बिट, वो देखिए स्टेबल ऑर्बिटल स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो, जहां से वो कोई भी रेडिएशन नहीं दे रहा है। तो जब भी वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा आपके ग्राउंड स्टेट में है। क्यों, इसका रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यार दुनिया की तमाम चीजें, यूनिवर्स की तमाम चीजें अपने आप को लोएस्ट एनर्जी में रखना चाहती हैं, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट हमेशा से ही पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा अपने आप को लीस्ट एनर्जी स्टेट में रखना चाहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में रखना चाहेगा, जो कि है ग्राउंड स्टेट। लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसको कोई एनर्जी दे दो, लेकिन एनर्जी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ठीक है, एनर्जी भी ऐसी। अब यहां पे दो सवाल आ जाते हैं कि आप एनर्जी दे कैसे रहे हो। तो फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूं दोस्तों, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। मतलब हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया, यहां पे मान लीजिए हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया E, और वो h न्यू के बराबर है। आप लोग तो जानते हैं, हमने ये चीज ड्यूअल नेचर में भी पढ़ी थी कि मैं इस तरीके से, मतलब ये फोटॉन्स आए, फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़े, उसको एनर्जी मिल गई, सही बात है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दे रहे हो और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्टेट में चले जाए, तो ये जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना चाहते हो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब कि n इक्वल्स टू 3 पे, n इक्वल्स टू 3 पे लेकर जाना चाहते हो, तो आपको इसको ठीक एनर्जी डेल्टा E31 जितनी ही देनी पड़ेगी।
आप उससे ना ज्यादा दे सकते हो, ना आप उससे कम दे सकते हो। आपको ठीक उतनी ही एनर्जी यहां पे उसको देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएगा। और जब ऊपर जाएगा यानी कि जो हायर एनर्जी स्टेट में जब जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। और इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ऐसा यहां पे अब कोई अपन मैकेनिक्स की बात नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहां से डिसअपियर हुआ और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जो है वो वापस वहां जाके अपीयर हो जाता है, क्योंकि वापस से फिर वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला हमें इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमें समझ में आना जरूरी है। यहां पे हम थोड़ा काम करेंगे एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। हमें यह पता है कि E1 जो है वो है -13.6। सही बात है दोस्तों। मैं अभी फिलहाल वापस से मैं हाइड्रोजन के लिए ले लेता हूं, और E3 जो मेरे ख्याल से हमने निकाला था वो निकाला था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यहां पे भी आप ये चीज देख सकते हैं, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने निकाला था। दोस्तों अगर मैं एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करूं यहां पे, तो एनर्जी डिफरेंस जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 13.6 - 1.51। अब ये जितना भी निकल कर आ रहा है, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूं। बच्चे हम बिना कैलकुलेटर के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं है कि अपन टाइम बर्बाद करें अभी। ये करीब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आएगा। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है या n=3 में लेकर जाना है, तो एक बात कंफर्म हो गई कि उसको एनर्जी जो है वो आपको इतनी ही देनी पड़ेगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर इससे कम दी तो भी कोई मतलब नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सर इससे अगर मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो क्या यहां पे पहुंच जाएगा या बीच में कहीं अटक जाएगा? कहीं जाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इतनी ही एनर्जी उसको हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो है ये बराबर होना चाहिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों होता क्या है, एक्साइटेशन तो हो गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये तो अनस्टेबल है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे अब एक्साइट होने के बाद ये अनस्टेबल हो गया। इस वाले स्टेट, ये वाले एनर्जी स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये वापस से नीचे आएगा, ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम डी एक्साइटेशन। मेरे ख्याल से मुझे डायग्राम अगर मैं ना भी बनाऊं तो आपको चलेगा, लेकिन मैं बना देता हूं आपके लिए। एक नया डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। यहाँ पे दोस्तों ये मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, ये मेरे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। मैं इतना ही रख देता हूं अभी दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये वापस से, इसको हम कहेंगे कि ये वापस से ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से करेगा। अब यहां पे दो सवाल आ जाते हैं। आप बोलेंगे सर तुरंत ही ऐसे ही ट्रांजिशन कर लेगा, पक्की बात है? मेरा नहीं, पक्की बात नहीं है। ये भी हो सकता है बेटा कि ये एक प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने की। ये एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट में आने का। एक रास्ता और है, एक रास्ता और यह है कि यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए और उसके बाद वो वापस नीचे आए। मेरी बात आ रही है कि बच्चे समझ में आपको? मतलब ये सारे काम एक साथ नहीं होंगे, कोई भी एक काम हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कोई भी रास्ता चुन सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसी चीजें पॉसिबल हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्टली n=1 में आ जाए वापस, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाए। मतलब देखिए मोक्ष जो है वो तो ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं सर मोक्ष तो इंफिनिटी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो चाहता है कि सर मैं एकदम काम रहूं, शांत रहूं, अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहूं, जहां चिक चिक वगैरह कुछ ना हो। तो वो है ग्राउंड स्टेट। अब वो आने के कई रास्ते हैं। हो सकता है कि वो डायरेक्टली आ जाए n=3 से n=1 पे, या वो पहले n=2 में रुके और फिर आ जाए। रुके यार, अच्छा मैं बोल जरूर रहा हूं रुके, लेकिन ये सारा का सारा जो काम होता है, जो डी एक्साइटेशन होता है, ये पता है कितने टाइम के अंडर हो जाता है? करीब करीब 10⁻⁻10 सेकेंड्स में ये सारा का सारा काम हो जाता है। मतलब सारा काम मतलब पहुंचा वहां पे, ऐसा नहीं है कि रुकेगा, तुरंत पहुंचा,
अनस्टेबल है, हाई एनर्जी में है, तुरंत वापस नीचे आ जाएगा। तो ये सब होने में 10 टू द पावर -10 सेकंड्स का टाइम ही लगता है, बहुत ही माइन्यूट टाइम लगता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब दोस्तों डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ है, आप जरा एक चीज को समझने की कोशिश करिए। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी तो ये एक्साइट हुआ। अब अगर डी एक्साइट हो रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सर इसका मतलब ये है कि अब ये एनर्जी जो है वो देने वाला है, ये एनर्जी देगा। अच्छा, ये कितनी एनर्जी देगा? तो इतनी ही एनर्जी देगा जितना इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है। यानी कि वापस से मैं बात करूंगा, ये कितनी एनर्जी देगा बेटा? ये एनर्जी देगा डेल्टा ई, मतलब मुझे असल में लिखना तो इसको कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ पे डेल्टा ई लिख दूं और ये एच न्यू यानी कि फोटॉन्स के फॉर्म में ये एनर्जी देगा। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझने के लिए डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बोली हैं, आप बिल्कुल उन सारी बातों को नोट करिएगा कि कोई भी एक हाइपोथेटिकल स्टेट अगर आप समझे कि सर मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो वो नहीं है पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये भी क्वांटाइज्ड है, जैसे हम पहले भी जानते थे, ये एनर्जी जो है सब क्वांटाइज्ड रहती है कि इतनी ही एनर्जी आप दे सकते हो, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। तो दो लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है उतनी ही आप दे सकते हैं। अब वो लेवल कोई भी हो सकता है, आप 1 से 3 में लेकर जाके जा सकते थे, 1 से 4 में रहेगा, पहले सबसे पहले 1 में ही, वहां से ऊपर जाएगा, नीचे आने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो अब एक बार वो रदरफोर्ड वाली बात जरा पूरी कर लेते हैं, जो रदरफोर्ड सर की बात थी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार मैं एमिशन स्पेक्ट्रम आपको वापस से मैं आपको समझाऊंगा। अब जरा आप समझिए ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए असल में क्या होता है, इसको अगर थोड़ा आपको डिटेल में समझना है ना, मैं आपको मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे ना एक ग्लास चेंबर है, इसके अंदर कुछ गैस है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई सी गैस है, गैस है मतलब दोस्तों बेसिकली एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एकदम आराम से वो रखे हुए हैं। बस हम अब कर क्या रहे हैं, अब हम यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने की वजह से क्या होगा कि यहाँ इस एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेसिकली, आप डिस्चार्ज दो या चलो ना दो, आप मान लो कि आपके पास एटम्स रखे हुए हैं, आप कुछ नहीं है, आपके पास गैसियस एटम्स रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया, आपने यहां से ना एक कंटिन्यूअस रेडिएशन आपने छोड़ा, मतलब एक, आप ऐसा समझ लो आपने यहां से कंटिन्यूअस रेडिएशन छोड़ा, यानी कि एक वाइट लाइट आपने यहां से जो है वो छोड़ी, ठीक है। और यहां पे आपने एक फिल्म बनाई, यहाँ पे आपने फिल्म बनाई और आपने ये एक्सपेक्ट किया कि सर हमें मिलना चाहिए, यहाँ पे भी हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो मिलना चाहिए, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ जगहों पे हमें डार्क लाइंस मिली। ये डार्क लाइन को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये हमें जो है वो कुछ डार्क लाइन मिली। बाकी सब जगह कलर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह हमें जो है वो डार्क लाइन मिली। इसका मतलब ये समझा हमने कि यार इसको हमने नाम दिया अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हमने अब नाम दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और हमने ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से थे अपनी जगह पे, कुछ नहीं हो रहा था, हमने कोई इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज नहीं दिया, हमने लाइट फेंकी, वो लाइट जब आके गिरी तो कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट थी उससे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट्स थी उन्होंने एक्साइट करवा दिया इलेक्ट्रॉन को, बाकी सबका कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। सिर्फ कुछ कुछ एनर्जी डिफरेंसेस वालों को इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया और उतनी जो लाइट्स थी वो यहां पे गायब हो गई, क्योंकि वो यूटिलाइज हो गई इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए। इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। वापस से मैं एक बार आपको समझा देता हूं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होगा कि यहां पे मेरे को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, कंटिन्यूअस अलग अलग कलर्स का मेरे को स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, सिर्फ कुछ जगहों पे गायब रहेंगी वहां पे लाइट। उसका मतलब ये है कि जहां पे गायब है वही लाइट यूज हुई है, वही फोटॉन्स, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स यूज हुए इलेक्ट्रॉन्स को
एक्साइट करवाने के लिए। अगर आप सेम यही काम मैं करूं और मैं सेम आपको बोलूं कि यार मान लो थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से डी एक्साइट होने वाले, है ना, ये वापस से डी एक्साइट होंगे। जब ये वापस से डी एक्साइट होंगे, जब ये वापस से डी एक्साइट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही लाइट जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी, सिर्फ वही लाइट जो है वो वापस देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ कुछ ही लाइंस मुझे मिल रही है। ऑफ कोर्स अलग अलग कलर की होंगी, आप कलर से मत जाइएगा। और कलर भी क्या, सारी लाइंस तो ह्यूमंस देख भी नहीं पाते हैं। मतलब सारे कलर, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन देख भी नहीं पाते। हो सकता है अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो सकता है विजिबल के अंदर कोई सा कलर हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी, अगर मैं यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यार लाइन स्पेक्ट्रम हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने विजिबल लाइट के बारे में बात करें, तो अलग अलग कलर के यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, लेकिन एक एक लाइन दिखाई देगी। इसको बोला जाएगा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाएगा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये बात जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और अब अपन को अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अब अपन ने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटेल में अपन ने समझ लिया। दोस्तों ये समझने के बाद अब मैं चाहता हूं कि अब अपन बहुत ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, जैसा मैंने आप लोगों को बोला अभी तक भी काफी अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, लेकिन अब अपन एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज। देखिए अब दोस्तों क्या होगा, अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं डी एक्साइटेशन के बारे में। एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम बात करेंगे डी एक्साइटेशन की, और डी एक्साइटेशन के टाइम पे ही हमें जो है वो एनर्जी हमें मिलती है। मतलब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमें वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो अब अगर ये बात करने वाले हैं तो जरा स्टार्ट करते हैं यहां से कहानी, और ये है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो मंजिल है वो तो ग्राउंड स्टेट है, ये बात तो कंफर्म हो गई। उसकी जो मंजिल है वो तो ग्राउंड स्टेट है, और वो ग्राउंड स्टेट में वो कैसे कैसे आ सकता है। तो दोस्तों या तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट में होगा, वहां से आ रहा है, अपन सिक्स तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, वहां फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=4 वहां से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 2 से आ रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 में आएगा, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 में आएगा, या वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, ऐसी सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। ऐसी सीरीज को बेटा क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज। यानी कि यहाँ पे अब मैं काफी सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। बेटा एन फाइनल अगर लाइमन सीरीज है, सॉरी एन फाइनल अगर 1 है, अगर ग्राउंड स्टेट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए एन फाइनल अगर 2 है, एन फाइनल अगर 2 है, तो वो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा आसान कर दिया याद करने के लिए। आप सिंपली याद करो कि अगर एन फाइनल 1 है, मतलब डेस्टिनेशन अगर 1 है तो लाइमन सीरीज, अगर डेस्टिनेशन 2 है तो बाल्मर सीरीज, अगर डेस्टिनेशन बच्चे 3 है तो आपकी हो जाएगी पाशन सीरीज। आप बोलेंगे सर ये सब है क्या? मैंने बोला कुछ नहीं है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगे। मतलब 6 से 1 में आएगा तो कुछ एमिट होगा, 5 से 1 में आएगा तो कुछ एमिट होगा, 3 से 1 में आएगा तो कुछ एमिट होगा, 2 से 1 में आएगा तो कुछ एमिट होगा। वो किस उनका कुछ कुछ उनको नाम दे देते हैं उन सीरीज का, तो उसको लाइमन सीरीज हमने बोल दिया। समझ में आ रही है बात? अभी हम देखेंगे कि लाइमन सीरीज में किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, तो उसके बारे में बात अभी की जाएगी। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए n=4 में कोई आ रहा है, यानी कि फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो n=4 से वो 4 है, ठीक है, वो n=4 है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ब्रैकेट होगा और n=5 जो है वो पी फंड होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आने के बाद भी आपको पता है होना क्या है। बाल्मर में कोई, मतलब बाल्मर की आपने बात करी, यानी कि 2 में कोई आया तो 2 के बाद आएगा कहाँ, 2 के बाद आएगा 1 में। अगर बेटा कोई n=3 में आया तो या तो 3 से 2 में आ सकता है, या तो 3 से डायरेक्टली 1 में आ जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको समझ में आनी ज़रूरी है। इनके सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि ये आप याद कर लो, उसके बाद आप इनके नाम याद कर लो। नाम याद करना बहुत ही ज़रूरी है और याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि फाइनल डेस्टिनेशन उनकी याद कर लीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन का ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे आके रुक जाएँगे। इसके बाद भी आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ तक जो आए उसको हमने बाल्मर में बोला, ठीक है? यहाँ तक जो आए उसको हमने पाश्चन में बोला, यहाँ तक जो आए उसको हमने ब्रैकेट में बोला। यानी कि इसके बाद दोस्तों वो यहां पे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहां से यहां आ जाएगा, या मान लीजिए यहां से यहां आया फिर यहां आ जाएगा। आप जरा समझिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। या तो फिर दोस्तों डायरेक्टली यहां से यहां आ जाए और फिर यहां आ जाएगा, और या तो फिर दोस्तों डायरेक्टली यहां आ जाए। मैंने ये तो टोटली सारी ही बना दी आपसे। देखिए यहां से यहां आया, या यहां से यहां आया फिर यहां से यहां गया, या यहां से यहां आया फिर यहां से यहां गया, या फिर यहां से डायरेक्टली यहां आया फिर यहां गया, या तो फिर डायरेक्टली यहां से आया। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? मतलब एक तरीके से बोलो तो अपन को समझ में तो आ गया कि ग्राउंड स्टेट में उसको आना है, लेकिन हमने नाम अलग अलग तोड़ दिए हैं। दोस्तों ये चीज समझने के लिए अगर अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी, क्योंकि ये तो इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। जिस भी जगह से आप आ रहे हो उसको आप ऐसे लिख लो, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा। n वो है जहां से आप आ रहे हो, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस जगह पे है अभी, ठीक है? यानी कि अगर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मान लीजिए n जो है वो अगर मैंने सही देखा था तो n जो था वो आपका अपन 4 से अपन उसको लेकर आ रहे थे, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और कोई सा पॉसिबल है क्या? एक बार जरा देख लीजिएगा बेटा। मेरे ख्याल से एक का तो और कोई सा पॉसिबल होगा, हो सकता है अपन मिस कर रहे हो, है ना? एक तो यहां से यहां आया, एक यहां से यहां वाला भी कर लिया, एक यहां से डायरेक्टली यहां वाला भी कर लिया, यहां से यहां भी कर लिया, और फिर यहां से यहां भी कर लिया। मेरे ख्याल से एक आध मिस कर दिया अपन ने। 1 2 3 4 5 6 7 और कोई सा मिस अगर हो रहा हो तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मिस तो किया होगा अपन ने। n की वैल्यू जो है वो अगर मान लीजिए बेटा 4 हो जाए, तो 4 अगर हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो बच्चे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस वन 3। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास 2 इंटू 3 यानी कि टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे मिलनी चाहिए। तो मैंने शायद से कोई एक एक्स्ट्रा गिन ली है। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे टोटल मिलेंगी बेटा। शायद से मैंने कोई सी एक्स्ट्रा गिन ली होगी, आप एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। यहां से यहां को गिना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, है ना? और बेटा ये बिल्कुल मैंने इस वाले को शायद से एक्स्ट्रा ही गिना हुआ है ना, ये बिल्कुल मैंने एक्स्ट्रा गिना हुआ है। तो ये एक अपन यहां से हटा देते हैं, राइट? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और फिर ये 7, ये वाली तो गिन ली अपन ने, ठीक है? तो इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लो। आसान फॉर्मूला है। कैसे आया ये फॉर्मूला? समेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके अपन ने फॉर्मूला बनाया है। आपके लिए जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे याद आप कर सकते हो। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे होता है। आगे बढ़े बेटा। आगे अगर इसके बारे में अपन बात करें तो थोड़ी बहुत और चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट कर रहा है, और वो डी एक्साइट कुछ ऐसे कर रहा है। अब मैं इसमें 1 और 2 को मैं ग्राउंड स्टेट नहीं कह रहा हूं, ठीक है? आप जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको ग्राउंड स्टेट नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिंपली ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पहले ये एन 1 में था और अब ये एन 2 में आ रहा है। इसको ऐसे समझ लो आप, अगर आपको समझना है तो, ठीक है? या अगर आपको उसको क्योंकि देखो ज्यादातर जिन जगहों पे जैसे फॉर्मूले दिए रहते हैं मैं वैसे ही आपको समझाना चाहता हूं, ताकि डाउट जो है वो कम से कम रहे आपका। होपफुली यहां तक तो बेटा कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। इसको मेरे ख्याल से इसको 2 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये मैं इसको ग्राउंड स्टेट कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको ग्राउंड स्टेट कह रहा हूँ। इसको मैंने 2 कर दिया, इसको मैंने 1 कर दिया। बच्चे अपन को पता है इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से डी एक्साइट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी जो होगी वो इसका ही एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी कि En2 माइनस E1, और E2 ज्यादा होगा। ये बात भी कंफर्म है। तो दोस्तों अगर ये बात कंफर्म है तो यहां से मैं अगर डेल्टा E के बारे में बात करूं,
डेल्टा ई के बारे में बात करूं तो डेल्टा ई हो जाएगा E2 माइनस E1। क्या दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद है? इसको अपन लिख सकते हैं -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो दोस्तों -13.6 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी कि 13.6 जेड स्क्वायर, जेड तो 1 हो गया, मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, यानी कि ये मेरे पास डेल्टा ई आ जाएगा। यानी कि डेल्टा ई का एक फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया बेटा -13.6 अगर मैं बाहर लूं या अगर मैं +13.6 बाहर लूं, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। +13.6 बाहर लूं तो बच्चे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, मतलब जो अंदर टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 1/n स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और बच्चे जाहिर सी बात है n1 जो है वो आपका छोटा होगा, मतलब ये वाली टर्म बड़ी होगी, ये वाली टर्म छोटी होगी। और याद रखिए ये पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए डेल्टा ई का, क्योंकि ये एनर्जी हमें मिल रही है। और जाहिर सी बात है हमने इसको लिखा E2 माइनस E1। E2 बेटा ज्यादा होगी ऑफकोर्स, ये भी याद रखिए आप, E2 जो है वो ज्यादा होगा E1 से, ठीक है, वो हायर एनर्जी है ऑफकोर्स। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हमें बनता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस फॉर्मूले को कुछ और तरीके से भी लिखा था। हम इस डेल्टा ई को असल में एच सी बाय लैम्डा भी तो लिख सकते हैं। और अगर एच सी बाय लैम्डा लिखेंगे और यहाँ पे 13.6 लिखेंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और अगर मैं एच सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे, तो आप लोगों को याद होगा ये असल में और कुछ नहीं आ रहा था। मैं वापस से सारा काम नहीं करना चाहता हूँ, ये असल में यहाँ पे मैं सीधे रेडबर्ग्स कांस्टेंट लिख देता हूँ और ये हो जाएगा आपके पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वो वेवलेंथ हमें पता चल जाएगी जो वेवलेंथ हमें मिलने वाली है फोटॉन्स की। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर मैं लाइमन सीरीज के बारे में बात करूं दोस्तों, अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए बात करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हमने n1 तो फिक्स कर दिया बच्चे 1 है, n1 हमने फिक्स कर दिया 1 है, और n2 तो जो है वो कुछ भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? n2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मेरी एक बात आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरी एक बात जरा समझिए बेटा। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि सर डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई जो है वो आप लिखना चाहते हैं, फोटोन की एनर्जी आप लिखना चाहते हैं एच सी बाय लैम्डा, ऐसा आप लिखना चाहते हैं। और आप ये भी लिखना चाहते हैं कि यार सर ये है असल में इसकी आप फॉर्मूला अगर आप इसका लिख रहे हैं तो ये आप लिख रहे हैं -13.6 डिवाइडेड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जरा बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना आप। एक चीज और भी तो मैं लिख सकता हूं, डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूं, डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। बच्चे यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप लाइमन सीरीज के बारे में बात कर रहे हो, तो लाइमन सीरीज का तो बेसिकली मतलब है कुछ यू, मतलब कि फाइनली आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है वो 1 पे आ जाए। अब आने के कई रास्ते हैं, लेकिन फाइनली 1 पे आ जाए, लेकिन आने के कई रास्ते हैं। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर आप इसको E1 कह रहे हो और आप आगे ऊपर जाते जा रहे हो, तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कहां आएगा? मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों, ये डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा? आप ये बताओ मुझे कि किन दो स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे, सर मैक्सिमम तब होगा जब आप देखो, आप अगर ऊपर गए यहां पे, अगर आपने बात करी 2 से 1 की, फिर आपने बात करी 3 से 1 की, तो सर 3 से 1 में तो ज्यादा हो गई एनर्जी डिफरेंस, जाहिर सी बात है ना। अगर आपने बात करी 4 से 1 में तो और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गई। अगर आपने बात करी 5 से 1 की तो और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो गई। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा सर इंफिनिटी और 1 के बीच का। फॉर अ सिंपल रीजन सर कि इंफिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन, अगर इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी एनर्जी तो 0 रहती है। सही बात है। तो ये बात अपन को समझ में आई कि भाई साहब इंफिनिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो सबसे जो है
वो एनर्जी जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा रहेगा, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा, आप जरा समझिए, अगर ये वाली चीज मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज मिनिमम हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रहा होगा बेटा समझ में, सही बात है। अगर ये वाली चीज मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगी, मतलब अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता लगाना हो तो हमेशा मैं इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लेकर आऊंगा। बस मैं ये आपको समझाना चाहता था। इस एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ किस केस में होनी चाहिए, तो आप उसमें N2 की वैल्यू जो है वो हमेशा आप इनफाइनाइट डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सेम अगर यही काम आपको करना है और आपको काम करना है आप मैक्सिमम के लिए, मान लीजिए आप सेम यही काम करना चाहते हैं, लेकिन अब आप काम करना चाहते हैं कि डेल्टा ई शुड बी मिनिमम, तो उस केस में जो एच सी बाय लैम्डा होगा आपका, उस वो लैम्डा होगा मैक्सिमम। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो दोस्तों उस केस में ये डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस तो इन दोनों के बीच का होगा। मैं क्या एकदम सही कह रहा हूं? इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस एक जो सबसे पास में है एक दूसरे से, वो एनर्जी डिफरेंस एकदम मिनिमम होगा, राइट। यानी कि ये इस केस में n1 की वैल्यू तो 1 थी, n2 की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए। और इसीलिए जो फर्स्ट मेंबर हम लिखते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट मेंबर हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं n इक्वल टू 2, और इसकी जो वेवलेंथ रहती है ये मैक्सिमम रहती है 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो दोस्तों लाइमन सीरीज के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम निकल कर आएगा आपका, वो निकल कर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। बच्चे आंसर आया कैसे इसके बारे में भी थोड़ी सी बात जरूर कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आपको सिंपली इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आपने सिंपली क्या किया, 1/लैम्डा डाला, आर लिखा बच्चे, 1/n1 स्क्वायर, मतलब डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचने वाले हैं, फिर माइनस जहां से आने वाले हैं, तो यहाँ पे n2 लिखते हैं। n2 के लिए अभी के लिए मैंने 2 डाल दिया। तो इसको तो एक आप ये भी काम कर सकते हो, आप सिंपली लैम्डा इसमें कैलकुलेट कर सकते हो आर के टर्म्स में। अगर आर के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आप लैम्डा, तो आ जाएगा आपके पास 4/3 आर। ये भी बहुत जरूरी है समझना कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आखिरी में आर की वैल्यू डाल देंगे अपन तो अपने पास आंसर आ जाएगा, और अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए तो इस तरीके से आंसर दे देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। ये है फर्स्ट मेंबर, यानी कि जो सबसे पास से आए। अगर सेकंड मेंबर के बारे में बात करें दोस्तों, अगर सेकंड मेंबर के बारे में बात करें तो क्या आप देख सकते हो वेवलेंथ कम हो गई है। मैंने तो सिंपली अभी आपको ये बोला कि अभी सिंपली अपन वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, यानी कि अब n2 की वैल्यू 3 हो गई, मतलब अब 3 से 1 में आया है। 3 से 1 में आया है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला है, ये आप बिल्कुल अच्छे से, ये भी आप अगर, चलिए याद तो मत करिए, लेकिन ये आप तुरंत तैयार रहिएगा निकालने के लिए। अगर वो हमें रेशियो निकालने बोलेंगे ना, हम रेशियो फॉर्मूला थोड़ी डालेंगे, हम तो बेसिकली 9/8 आर, मतलब अगर वो मुझे बोलते हैं कि फर्स्ट मेंबर यानी कि डेल्टा 1 इस टू डेल्टा 2 का रेशियो निकालिए आप, तो मैं सिंपली बोलता सर डेल्टा 1 मेरा आया था, डेल्टा 1 मेरा आया था 4/3 आर, डेल्टा 1 मेरा आया था 4/3 आर, और डेल्टा 2 मेरा आ रहा है 9/8 आर, तो 9/8 आर। तो दोस्तों आर से आर कैंसिल, यानी कि रेशियो आ जाएगा 32/36 का, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो रेशियो अगर निकालने बोलेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी रहेगा बेटा लिमिटिंग मेंबर का मतलब क्या है। लिमिटिंग मेंबर का मतलब है, जरा समझिएगा इस बात को, इसका मतलब यह है, ये आप निकालेंगे मिनिमम वेवलेंथ। बेटा अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। मैंने बहुत आसान कर दिया अब आपके लिए। अगर मान लीजिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो दिस विल इम्प्लाई कि वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी, और करीब 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि अगर मैं बात करूं आपसे इसके रेंज के बारे में, लाइमन सीरीज के रेंज के बारे में मैं बात करूं, तो रेंज जो निकल कर आ रही है, वो रेंज निकल कर आ रही है कुछ 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 था बेटे मेरे ख्याल से, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो 1216 एंगस्ट्रॉम तक की जो है वो वेवलेंथ की रेंज निकल कर आ रही है। ठीक है बेटा, अगर इसको जरा आप ध्यान से देखोगे तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये जो वेवलेंथ हमें मिलने वाली है, ये किस तरह, ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा।
आपको आ रहा है क्या समझ में? हम कैसे पता लगाते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट है, कि ये इंफ्रारेड है, कि ये विजिबल है, ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता ऐसे चलता है कि हमने सिंपल सा काम कर लिया। हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक लिमिटिंग मेंबर का मतलब होगा मिनिमम वेवलेंथ, एक फर्स्ट मेंबर का मतलब होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है? तो ये जो वेवलेंथ अपन ने निकाली है, इसी के वजह से अब अपन एक बात कहेंगे, जो कंक्लूजन हम यहाँ पे देंगे, वो हम कंक्लूजन ये देंगे कि जो लाइमन सीरीज होती है, वो होती है आपकी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लाई करती है, ठीक है? तो बच्चे ये मेरे ख्याल से अगर एक चीज आपको आ गई है, तो अब मैं चाहता हूँ बाकी आप अपने प्रैक्टिस के लिए करिए। जो बाल्मर होगी वो होगी विजिबल में, ठीक है? तो ये बेटा बात जरा ध्यान में रखिएगा, बाल्मर जो है वो आपकी होगी विजिबल में, जो आपकी पाशन होगी वो होगी इंफ्रारेड में। अब इसमें ना ये ब्रैकेट जो है वो तीनों के तीनों इंफ्रारेड तो लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें आप और थोड़ा लिखना चाहो तो ये नियर इंफ्रारेड है और ये डीप इंफ्रारेड है। हालांकि आप इंफ्रारेड भी बोलेंगे तो इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों इंफ्रारेड भी याद रख सकते हो। तो याद रखना तो बहुत आसान है, पहला अल्ट्रावायलेट है विजिबल, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि बाल्मर में आएगा, और बाकी तीनों की तीनों जो हैं वो इंफ्रारेड के अंदर आएंगी। इसमें मैं आपको नोट्स के फॉर्म पे मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए दे देता हूं। जैसे बाल्मर में भी अगर अपन बात करें, बात एक ही है बेटा, याद ये रखना है कि N1 यानी कि डेस्टिनेशन अब 2 है, और आप 2 के ऊपर से सकते हो, यानी कि 3, 4, 5 और इंफिनिटी से आप आ सकते हो। तो बेटा फर्स्ट मेंबर का मतलब होगा कि जहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी। बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम जो मिल रही है वो 6563 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। जरा ध्यान रखिएगा, ये जो वेवलेंथ आपको मिल रही है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिल रही है। मेरे ख्याल से यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा यहां से, और ये भी जैसे मैंने आपको बोला 36/5 आर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सेकंड मेंबर इतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन स्टिल अपन ने बात कर ली है सेकंड मेंबर के बारे में। लिमिटिंग मेंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है, और वेवलेंथ जो है वो आपकी अब मिनिमम हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 3646। मतलब जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 3646 से लेके 6563 एंगस्ट्रॉम तक की, जो कि आपकी अगर ध्यान से अब ज़रा आप देखोगे तो दोस्तों ये असल में 656, क्या मैं इसको नैनोमीटर कह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल अपन इसको नैनोमीटर कह सकते हैं, सही बात है। और क्या हम इसको जो है वो 364 नैनोमीटर कह सकते हैं? तो करीब-करीब 400 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाता है विजिबल रेडिएशन, तो वहाँ से लेकर आपका 700 नैनोमीटर तक विजिबल रेडिएशन रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल विजिबल रेडिएशन की रेंज में आ रहा है, सही बात है। तो ये तो हमें समझ में भी आ गया, क्योंकि विजिबल रेडिएशन का एटलीस्ट हमें याद रहती हैं बातें। दोस्तों सेम चीज आप करेंगे आपके पाशन के लिए, राइट? पाशन के लिए N1 इक्वल्स टू 3 रहेगा, और सबसे पहले फर्स्ट मेंबर आप कैलकुलेट करोगे, और फिर ब्रैकेट के लिए भी सेम काम आप करेंगे। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें सेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा अच्छे से आप समझिए, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह इसके ऊपर आप करिएगा। पी फंड के बारे में भी मैंने आप लोगों से बात यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे N1 की वैल्यू जो है वो 5 रहने वाली है, तो कोई भी चीज अपन ने छोड़ी नहीं है। एक ये वाली चीज थी, ये भी हमने अच्छे से समझ ली। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है इन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम्स के लिए। और मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई हैं, क्वेश्चन इसी में से ही ज़्यादातर फ्रेम होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 60 टू 70% प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस जगह से आएँगे। बचे हुए जो हैं वो डिस्टेंस ऑफ क्लोज़ेस्ट अप्रोच या थोड़े बहुत कुछ थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है? तो दोस्तों इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात और समझा दी थी, एक्साइटेशन। एक बात मैं और इसमें आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं, जिसको बोला जाएगा आयनाइजेशन। तो हमने एक्साइटेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आयनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है? दोस्तों आयनाइजेशन का बेसिकली मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर, मतलब कि उसको आप इतनी एनर्जी देना चाहते हो कि वो ग्राउंड स्टेट से निकलकर कहां चला जाए? वो चला जाए इंफिनिटी पे, तो उसको बोला जाएगा कि जो एटम है वो आयनाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन तो आयनाइज नहीं हुआ है, एटम आयनाइज हो गया है। कि अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से निकल के इंफिनिटी में चले जाए, तो मतलब कि वो जो है वो आयनाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लगेगी, जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट, अच्छा मैं ग्राउंड स्टेट का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप ऐसा समझ लीजिए n = 1 है यहाँ पे,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मुझे एनर्जी भी पता रहती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इसको मैं हाइड्रोजन के लिए ही समझा देता हूँ आपको, आपको पता है बाकी के लिए क्या होगा। अगर मान लीजिए मुझे इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, अगर मान लीजिए मुझे इसे इन्फिनिटी पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे कोई लेवल नहीं बनाता हूँ। इन्फिनिटी पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कह देता हूँ कि सर इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास वो 0 होती है। तो ठीक आपको कितने एनर्जी का आपको फोटोन यहाँ पे देना पड़ेगा? तो देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम है, आपको फोटोन देना पड़ेगा डेल्टा ई के बराबर, जो कि होगा फाइनल माइनस इनिशियल, या आप इसको ऐसे समझिए कि जो कि होगा हायर एनर्जी स्टेट वाली की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो ये इन्फिनिटी तो 0 है, यानी कि -0 माइनस 13.6। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अगर उसको आपको प्रोटॉन एटम को आयनाइज करना है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दोस्तों यहीं पे मैं इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं दोनों जगह, तो दोस्तों जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि हो जाएगा 13.6 वोल्ट। तो इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक्साइटेशन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होता था, आयनाइजेशन जो है वो एटम का होगा और तब होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से सीधे इन्फिनिटी पे चले जाए, ठीक है? तो ये भी चीज़ जो है वो हो सकती है पॉसिबल, अगर आप ठीक उतनी ही एनर्जी जो दो जितना एनर्जी डिफरेंस है किसी भी एक स्टेट में और इन्फिनिटी में। तो ये चीज़ भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये सब होने के बाद अब मैं यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। इनको आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपको प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे भर-भर के क्वेश्चंस हैं, आप अगर ज़रा ध्यान से देखो। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला हमने कुछ यूँ निकाला था और मैंने 0.529 मैंने और एक्यूरेट वैल्यू आपको बोली थी। बच्चे ध्यान ये देना है कि आप वैल्यूज़ तो याद कर लेते हो, लेकिन आप ये याद नहीं करते कि आंसर आ किस में रहा है। 0.529 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। और रेडियस डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो एन स्क्वायर बाय जेड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक ही एटम के बारे में बात कर रहे हो तो बेसिकली वो एन स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। मतलब R1 R2 R3 का रेशियो 149 होने वाला है, ठीक है? सिमिलरली एन इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एन की वैल्यू 1। बेटा वेलोसिटी के बारे में बात करें तो z बाय एन पे डिपेंड करेगा। मैंने इसकी भी वैल्यू आपको थोड़ी ज्यादा ही बताई थी, अगर आपको याद हो तो 2.189 करके कुछ वैल्यू बताई थी, जिसको आप 2.2 भी लिख सकते हो, इसको आप 0.53 लिख सकते हो, इसको आप 2.2 लिख सकते हो। ये बेटा मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और z बाय एन यानी कि ये n पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं एक ही अगर एटम के बारे में बात कर रहा हूं तो v1 v2 v3 का रेशियो 1:1/2 1/3 इस तरीके से कुछ बनने वाला है, ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे कुछ और चीजें मैंने लिख दी हैं जो मैंने नोट्स में मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने नहीं लिखी थी, क्योंकि वो बहुत ही रेपिटेटिव हो जाता है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात करूं तो कुछ होगा थोड़ी, जो काम आपने यहाँ पे वेलोसिटी के साथ देखा यानी कि z बाय एन, वही तो मोमेंटम के साथ होगा। हाँ, वैल्यू जो है वो आपकी ऑफ कोर्स वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक मास और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई m और आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे m नहीं था, अब एक m और आ गया है। तो कुछ नहीं है, मोमेंटम का भी रेशियो सेम रहेगा। तो अगर आपने वेलोसिटी का याद कर लिया लेकिन क्वेश्चन में मोमेंटम पूछ लिया तो घबराना नहीं है कि भाई मोमेंटम कहाँ से पूछ लिया। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी होती है v बाय आर, मतलब एक r और नीचे आ जाएगा, या जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। सीधे याद रख लीजिए जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। और नॉर्मल फॉर्मूला तो जो है वो आपको पता रहता ही है। नॉर्मल फॉर्मूले का मतलब बेटा v और r का मतलब तो पता ही रहता है, तो v बाय आर अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? टाइम पीरियड बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी बता चुका हूं। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बहुत काम में आने वाली हैं। मैंने इसलिए इनको लास्ट में आपके लिए डाल दिया, ताकि एक बार जब आपका हर बार चैप्टर जब रिवाइज हो जाए, एक बार इससे एक और क्विक रिवीजन हो जाएगा। मतलब 5-10 मिनट में आप पूरा चैप्टर का 70% चीजें जो आप यहां से आप रिवाइज कर लेंगे, 30% फिर भी बच जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें ऑर्बिटल करंट की, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी या डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो बेटा वही है, याद रखने वाली बातें ये होती हैं। चेंज कैसे हो रहा है ना, वो आपको सिंपली पूछ लेंगे एग्जाम में। आपको आप अगर ये मान लो, अब चलो कि सर ये तो बहुत आसान है, इस पे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब देख लो
मेंस में भरे हुए हैं सवाल, नीट में भरे हुए हैं सवाल, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि आप ये सोचो कि हम एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ेंगे, 1 हफ्ते पहले इसको रिवाइज कर लेंगे, याद ही नहीं होगा। करना ये है, अभी से याद करना है और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक एग्जाम्स पे मॉक एग्जाम्स देने हैं और उसको यूज करना है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो NH अपॉन 2 पाई का फॉर्मूला याद रखो, MVR भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या दिक्कत है, NH अपॉन 2 पाई में H और 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब N पे ही डायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो इससे तो सबसे आसान हो गया। ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो J से लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर इंटू R का। देखो ये तो चीज आपको थोड़ी कठिनाई में डालेगी। मैंने सिंपल सी एक बात बोली आपको, मैं बोल रहा हूं कि V और R तो जरूर से याद कर लीजिए, VN और RN याद कर लीजिए बेटा, बाकी सब बना लेना आप। लेकिन बनाने के साथ साथ ये चीज अगर आपको तुरंत ही याद रहे तो टाइम सोचो कितना बच जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो 1:1:61 1/81 इस तरीके से, यानी कि 1/n4 के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 1/n4, ये n, ये 1/n3। z पे तो ज्यादातर आपको एक ही एटम देंगे, अगर एटम अलग दे दिया तो वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे आके आपके पास ये और एक लास्ट बच जाता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मैंने सारी चीजें आप लोगों को करा दी हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ एक साथ भी मैंने दे दी और रेशियो भी यहाँ पे अपन ने लिख दी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक आपके लिए बेनिफिशियल बात हो जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अगर आप नोट्स में अपने मेंशन कर लोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके खत्म हो गए। दोस्तों चैप्टर को एंड करते हैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स को रीड करके। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है वो है कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जीमन इफेक्ट एंड स्टार के इफेक्ट। बेटा ये जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं। एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो काफी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में बन जाती हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और ये हमारे कोर्स में भी नहीं है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन भी अपन को देखना पड़ेगा। इसके बारे में तो हमने बात करी थी। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जबकि रियलिटी में ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। रियलिटी में तो हमें नहीं पता है, लेकिन आपने शायद से सुना होगा कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का एक वेव फंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा बहुत ही एक ऐसा प्लैनेटरी मोशन नहीं होता है जैसा यहाँ पे इमेजिन किया गया है या अज्यूम किया गया है। इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली, वेयर एज इन रियलिटी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्क्राइब। जैसे मैंने आपको बात बोली, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उसका मोशन। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी क्या रहेगी उसके बारे में बात नहीं कही गई है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डबलेट्स ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रल ऑफ सम ऑफ द एटम्स। कुछ जगहों पे जो है वो डबलेट्स भी फॉर्म होते हैं, डबल स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है, वहां पे भी इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। आपको भी ये याद रखना है कि आपको सिर्फ शॉर्ट कमिंग्स रीड करके रखनी है, इनके ऊपर डिटेल में हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। बोर थ्योरी तक ही हमारे कोर्स में है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अब एंड करते हैं आज की क्लास। होपफुली आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, होपफुली आप लोगों को बेनिफिशियल लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो बहुत कंफ्यूज करती हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ जैसी चीजें, उनको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स सो मच, बाय बाय।